नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज बात होगी प्रत्यर्पण संधि को लेकर, क्योंकि कई ऐसे देश हैं, लगभग 47 ऐसे देश हैं जिनसे भारत की प्रत्यर्पण संधि है, लेकिन अक्सर हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं उन आर्थिक अपराधियों को अपने देश में लाने से। क्या इस मंच के जरिए उनसे बातचीत होगी? दरअसल खबर समझते हैं पूरी। G20 में जब तमाम देश एक मंच पर होंगे तो आपसी रिश्तों की बात होगी और इस दौरान संधियों पर भी नजर रहेगी, क्योंकि संधियों की बदौलत ही देशों के आपसी रिश्ते की रूपरेखा मिलती है। अगर हम भारत ब्रिटेन की बात करें तो एक संधि जो सबसे ज्यादा खटकने वाली है वो है प्रत्यर्पण संधि। प्रत्यर्पण संधि वो संधि है जिसमें देश में अपराध करके दूसरे देश भाग जाने वालों को उनके देश वापस लौटा दिया जाता है। भारत की 47 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि है और देशों के साथ भी यह संधि की जा रही है, लेकिन संधियों में कमजोरी होती है। अगर ब्रिटेन की बात करें तो हमारी संधि कमजोर है। भारत के आर्थिक अपराधियों और अन्य भगोड़ों के लिए ब्रिटेन एक सुरक्षित पनाहगाह बनता जा रहा है। हालांकि कई भारतीयों का ब्रिटेन से प्रत्यर्पण हुआ, लेकिन कानून की आड़ में भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या और हीरा कारोबारी नीरव मोदी जैसे लोग बचते नजर आ रहे हैं। यह स्थिति तब है जब ब्रिटेन के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि है। दरअसल ब्रिटेन ने यूरोपीय कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स पर दस्तखत कर रखे हैं। इसके मुताबिक अगर कोर्ट को लगता है कि किसी को प्रत्यर्पण करने से मौत की सजा दी जाएगी, प्रताड़ित किया जाएगा या इसके पीछे राजनीतिक कारण है, तो वो प्रत्यर्पण का अनुरोध खारिज कर सकता है, जिसका फायदा ये आर्थिक भगोड़े उठा रहे हैं। G20 के परिप्रेक्ष्य में आज हम भारत ब्रिटेन संधि को समझेंगे और इसकी कमियां कैसे दूर हों, इस पर चर्चा करेंगे। तो पहले खबर देखते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भगौड़े पर शिकंजा कब? नदीम सैफी, टाइगर हनीफ, विजय माल्या को ब्रिटेन में शरण। ललित मोदी, नीरव मोदी ब्रिटेन से लाए जाएंगे कब? भारत ब्रिटेन प्रत्यर्पण संधि में बदलाव जारी। ये कुछ ऐसे शातिरों के नाम हैं जो कई वर्षों से ब्रिटेन में चैन की बंसी बजा रहे हैं और इनके नाम भारत में आपराधिक कार्रवाई हुई है, लेकिन ये सभी यूके में भागकर कानून के लंबे हाथों से बचे हुए हैं। कब होगी इनकी वापसी, ये बड़ा सवाल है। भगौड़े पर शिकंजा कब? भारत ब्रिटेन प्रत्यर्पण संधि में बदलाव जरूरी। भारत और ब्रिटेन के बीच 1992 में प्रत्यर्पण संधि हुई थी। तब से लेकर अब तक ब्रिटेन ने भारत को एक ही व्यक्ति सौंपा है, जिसका नाम है समीर भाई वीनू भाई पटेल। अब सवाल उठता है कि संधि होने और सरकार की ओर से मांग किए जाने के बाद भी आरोपियों को भारत को क्यों नहीं सौंपा जाता? भारत ने ब्रिटेन समेत 47 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि और 11 अन्य देशों के साथ प्रत्यर्पण व्यवस्था की हुई है। साथ ही भारत ने विभिन्न देशों के साथ आपसी कानूनी सहायता संधियां की हुई हैं। इसके बावजूद प्रत्यर्पण प्रक्रिया काफी जटिल बनी हुई है, क्योंकि इसमें विभिन्न कानूनी एजेंसियां, डिप्लोमेसी, अंतर्राष्ट्रीय कानून संधियां हैं, जिनका फायदा माल्या और नीरव मोदी जैसे अरबपति भगोड़े उठाते हैं। अरबपति भगोड़े महंगे वकीलों को हायर कर भारत प्रत्यर्पण से बचने के लिए हर कानूनी मार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं। भगोड़ों का तर्क यही रहता है कि भारत में उनके मामले की निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी। साथ ही वो भारतीय जेलों की खराब हालत को भी मुद्दा बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत इन सरकारों से इन्हें वापस करने की मांग नहीं करती। भारत सरकार ने ब्रिटेन की सरकारों से कई बार अनुरोध किया है, लेकिन अब तक कुल 131 लोगों में से केवल एक को भारत सरकार को सौंपा गया है। ब्रिटेन सरकार मानवाधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन के आधार पर बहाने देकर इन धोखेबाजों की सुरक्षा करती है। ब्रिटेन में प्रत्यर्पण की कार्यवाही वास्तव में धीमी है। ब्रिटेन भारत के अनुरोध को अस्वीकार करता है। अगर अंग्रेजों को लगता है कि उन्हें यातना दी जा सकती है या भारत की जेल उपयुक्त नहीं है। आज देश में भारत में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू है, जिसमें भगोड़ों पर सख्त कानून है, संपत्ति जब्ती के प्रावधान है। फिर भी प्रत्यर्पण धीमी है, क्योंकि ये दूसरे देश के कानून और शासन से भी संबंधित है। एक नजर डालते हैं भारत ब्रिटेन प्रत्यर्पण संधि पर। भारत ब्रिटेन प्रत्यर्पण संधि। ब्रिटेन में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया काफी लंबी और धीमी है।
प्रत्यर्पण मांगने वाले देश को क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस को शुरुआती मसौदा सौंपने का आग्रह करना पड़ता है। फिर ब्रिटेन के गृह मंत्रालय की इंटरनेशनल क्रिमिनलिटी यूनिट आग्रह पर विचार करती है। अगर प्रत्यर्पण आग्रह सही पाया जाता है तो इस आग्रह को अदालत में भेजा जाता है। संबंधित कोर्ट निर्णय करता है कि अपराधी की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया जाए या नहीं। इसके बाद प्रत्यर्पण को लेकर कोर्ट सुनवाई करती है। दोनों पक्षों को कोर्ट अपना अपना जवाब दाखिल करने का मौका देता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट फैसला देता है कि वांछित अपराधी का प्रत्यर्पण किया जाए या नहीं। कोर्ट अपने फैसले को विदेश मंत्रालय के लिए रेफर कर देता है। निचली अदालत के फैसले को आरोपी ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकता है। कोर्ट के फैसले पर विदेश मंत्रालय विचार करता है कि संबंधित व्यक्ति का प्रत्यर्पण किया जाए या नहीं। अगर मौत की सजा मिलने की संभावना होती है तो उसे अपील करने वाले देश को नहीं सौंपा जाता है। अगर प्रत्यर्पण करने वाले देश में संबंधित व्यक्ति की जान का खतरा हो, उसे नहीं सौंपा जाता है। अगर व्यक्ति को किसी तीसरे देश ने ब्रिटेन में प्रत्यर्पित किया है तो प्रत्यर्पण नहीं होता है। आज ब्रिटेन में छिपे आरोपियों की फहरिस्त काफी लंबी है। इनमें विजय माल्या, ललित मोदी, गुलशन कुमार हत्याकांड के आरोपी और संगीतकार नदीम सैफी, गुजरात में 393 में हुए धमाकों का आरोपी टाइगर हनीफ भी शामिल है। ऐसे में जरूरत है भारत ब्रिटेन प्रत्यर्पण संधि को अपडेट करने की, इसे और तेज और न्यायपूर्ण बनाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो सवाल कई खड़े होते हैं। दरअसल 47 देशों के साथ अगर प्रत्यर्पण की संधि है तो हम विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, नदीम सैफी, टाइगर हनीफ, इनको लाने में कहां कमजोर पड़ जाते हैं? क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसी कमजोरियां हैं जिनका फायदा यह आर्थिक भगोड़े उठा जाते हैं या क्रिमिनल केस में शामिल इन लोगों को मिल जाता है? 3 खास मेहमान हमारे साथ इस पैनल में शामिल हैं जिनसे इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कमी कहां आती है। जितेंद्र ओझा जी हमारे साथ जुड़े हैं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर। अमन अग्रवाल निदेशक हैं IMF के। संजय बंसल वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। सर, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सर, जितेंद्र जी आपसे शुरुआत करना चाहेंगे और प्रत्यर्पण की इस बात को समझना चाहेंगे कि क्या संधि के बिंदु कमजोर हैं, हम पक्ष मजबूती से नहीं रख पाते, या फिर कुछ बदलाव की जरूरत है? अभी भी कहां चीजें कमजोर पड़ जाते हैं? रविंद्र जी, आज से 14-15 साल पहले मैं डिप्लोमेट के रूप में पोस्टेड था लंदन में जी। और कुछ मैंने सो मोटो इनिशिएटिव लिए थे, अपने आप इनिशिएटिव लिए थे बिना किसी से पूछे। बहुत नाम थे, उसमें 3 नाम मैं बताऊंगा। एक तो था टाइगर हनीफ, जिसका आपने नाम बताया। हम उसे टाइगर बिल्कुल नहीं कहते, हनीफ उमर जी पटेल कहते हैं। टाइगर नाम उसके आतंकवादी के नाम से हटा दिया। थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, अपडेट देना चाहेंगे, चूंकि G20 के मेहमानों का आना लगातार जारी। और यहां पर आपको बता दें, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इस वक्त पहुंच चुके हैं। ये ताजा तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक भारत पहुंचे हैं। एक बेहद लगाव उनका भारत से, और अब यहां से मेहमानों का जमावड़ा लगना दिल्ली में शुरू हो गया है। दिल्ली पूरी तरह से तैयार है इन मेहमानों का स्वागत करने के लिए। ये ताजा तस्वीरें आप देख सकते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इस वक्त भारत पहुंच चुके हैं और एक एक करके जो बाइडेन और कुछ मेहमान यहां पर पहुंचेंगे और आज के इस डेट में पहुंच जाएंगे, और उसके बाद धीरे धीरे करके ये प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। स्वागत के लिए पूरी तरह से दिल्ली तैयार है और दिल्ली की जमीन से भारत दुनिया के नाम एक संदेश भेजेगा। वसुदैव कुटुंबकम के जो शब्द कहा है कि एक धरती, एक पृथ्वी, एक भारत और एक भविष्य, ये सारी चीजें जो है भारत दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि भारत अग्रणी बना है दुनिया के उन देशों के लिए जो अपने आप में सबसे ज्यादा ताकतवर कहे जाते हैं। और उन ताकतवर देशों की नजर भारत पर इसलिए है क्योंकि भारत एकता की बात करता है, हर किसी को एकता के सूत्र में पिरोने की बात करता है, अपनी बात को बेबाकी से रखता है। और भारत ऐसा देश है जिसने कभी किसी की सीमा में घुसने का प्रयास नहीं किया, कभी किसी देश पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं की। यही वजह है आज एक सुदृढ़ भारत के तौर पर वो अपने पांव जमाए हुए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया उसकी तरफ देख रही है। वैश्विक आधार पर एक बड़ी ताकत के रूप में सदियों से
भारत एक ख्वाब देखता आया है कि हम विकास के पथ पर इस तरह से अग्रसर हों कि दुनिया को एक संदेश दे पाएं और भारत की संस्कृति से हम उनको रूबरू करवा पाएं। और यही वजह है कि आज जो सशक्त भारत खड़ा है वो पीढ़ियों दर पीढ़ी जो प्रयास किए गए, भले ही सत्ता बदली हो लेकिन उसमें कहीं से भी विकास की गति को धीमा नहीं पड़ने दिया है। और यही विशेषता रही है भारत के हर सरकार का, हर नेता का, कि जब भी अगुवाई की गई अपने अहम को परे रखा गया और देश को हमेशा आगे रखा गया। और यही भारत आज जो सुदृढ़ अवस्था में दुनिया के सामने खड़ा है, इस बात का संकेत दे रहा है कि अगर आप चाहें, आपकी नीयत अच्छी है, आपकी नीति अच्छी है, तो निश्चित तौर पर दुनिया में आप अपने कदम जमाएंगे। को यहाँ पर स्वागत के तौर पर सभी जो विदेशी मेहमान हैं उनको आमंत्रित करते हुए, एक अद्भुत क्षमता वाला देश है भारत। और यहाँ पर जब भारतीय मेहमानों के स्वागत करने की बारी आती है या जब विदेशी मेहमान भारत की ज़मीन पर कदम रखते हैं तो विविधताओं से इस भरे देश को वो देखकर अचरज में पड़ जाते हैं कि असल में इस देश को एक नाम अगर दिया जाए तो क्या दिया जाए, कैसे इसकी पहचान को बताया जाए। और तब जो शब्द याद आते हैं वो हमेशा अतुल्य भारत के तौर पर सामने आते हैं। और ये कहा जाता है कि भारत की तुलना किसी से दरअसल हो ही नहीं सकती। विभिन्न धर्म, विभिन्न समुदायों से भरा हुआ ये एक गुलदस्ते की तरह पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान बनाए हुए देश है। और यही भारत की एक पहचान बनी हुई है कि जब विविधताओं से भरे इस देश में जब भी कोई संकट आता है तो भारत के हर तबका, हर धर्म, हर समुदाय, हर जाति एक साथ खड़ा हो जाता है और मेहमान नवाजी में कभी कोई चूक नहीं होता। तो चलिए चर्चा की तरफ आगे बढ़ते हैं। मुद्दा में हम आज बात कर रहे हैं जो प्रत्यर्पण संधि है उसको लेकर। जितेंद्र जी माफी चाहेंगे, हमें आपको बीच में रोकना पड़ा था क्योंकि G20 के अपडेट भी हम लगातार अपने दर्शकों को दे रहे हैं। हमने सवाल यही पूछा था कि क्या संधि के बिंदु कमजोर हैं, हमारा पक्ष हम मजबूती से नहीं रख पाते हैं, या फिर अभी भी कुछ बदलाव रखने की जरूरत है? बहुत सारे बातें हैं और मेरे डिस्कशन जो मैं कह रहा हूँ रविंद्र जी, कोई एकेडमिक डिस्कशन नहीं है। मैंने कहा कि बहुत सारे केसेस मैंने इनिशिएट किए थे, उसमें 3 मुख्य थे। एक तो बताइए उमर जी पटेल, हनीफ पटेल का था, दूसरा था इकबाल मिर्ची का, और तीसरा था रविशंकरन का। रविशंकरन वो शख्स था, उसका नाम आपने लिया नहीं, वो शख्स था जो हिंदुस्तान के सीक्रेट पाकिस्तान को बेच रहा था और हमारे पूरे डिफेंस प्रोक्योरमेंट को सबवर्ट कर रहा था। तो मैंने इनिशिएटिव लिया हनीफ उमर जी पटेल का। तो ये केस था कि उसका 16 साल पहले एक रेड कॉर्नर नोटिस था जिसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ था। तो एनीवे जिस किसी तरीके से पहले तो ब्रिटिश सरकार को मैंने परसुएट करके ब्रिटिश पुलिस को इन तीनों को अरेस्ट करवाया। अरेस्ट करवाने के बाद जो है बहुत सारी दिक्कतें आई। पहले तो संधि के बिंदु भी कमजोर हैं क्योंकि हम लोग लिस्ट 2 में हैं। अगर अमेरिका से उनका कोई भी एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट आता है तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, उनको पकड़ते हैं, पकड़ के बिठा देते हैं। दूसरा उस समय EU से उनका ट्रीटमेंट था, उसमें भी बहुत आसान था वो। तो एक और ये था उनका कनाडा, न्यूजीलैंड और कॉमनवेल्थ कंट्रीज थी जिनका लीगल प्रोसीजर मौजूद था। हम उस लिस्ट में थे जिसमें सोमालिया, पाकिस्तान और तमाम देश हैं जिनकी पूरी जुडिशियल सिस्टम जो है वो सस्पेक्ट थी। तीसरा आपने कॉम्पेयर ने कहा कि आपके सॉरी रिपोर्टर ने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि उनकी प्रोसीजर्स लंबी होती है। वाकई प्रोसीजर्स कुछ लंबी होती है लेकिन हम भारत से तो बहुत बेहतरीन उनका जुडिशियल सिस्टम है, हम वो नहीं कहते हैं। साल भर के अंदर वहां डिसीजन हो जाता है लेकिन सारी टेक्निकलिटी आपको कंप्लीट करनी पड़ती है। तो कई बार टेक्निकलिटी में हम मार खाते हैं। दूसरा उनके तरफ से वकील बहुत महंगे से महंगे वो करके लाते हैं। तीसरा ये शक किया जाता है कि इन तमाम लोगों के पीछे ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट की इन्वॉल्वमेंट होती है। वो ऑर्गेनाइज क्राइम किसी न किसी तरीके से इनको सबवर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है रविंद्र जी, उस बात से हमें बिल्कुल शर्माना नहीं है। वो बात यह है कि वो चीजें भारत में सबोटाज कर दी जाती हैं। आप देखिए कि हनीफ पटेल का केस हुआ कि बिना किसी भारत सरकार के, आपने, मैं बहुत खुश हूं कि आपने ये सवाल मुझसे पूछा, बिना किसी भारत सरकार के इन्वॉल्वमेंट के जो है इनको हर लेवल पर कोई लीगल ये कुछ नहीं किया यहाँ से। सिर्फ गुजरात पुलिस से मैंने 1 लोगों को मंगवाया था और 1 दफे उनसे कागज मंगवाए थे। बिना किसी सब्सटैंटिव मदद के हनीफ पटेल को हर एक लेवल पे एक्सट्रेडिशन का ऑर्डर आया।
लेकिन हनीफ पटेल भारत आया नहीं। तो ये जो है ब्रिटेन को नहीं, भारत के भीतर सिस्टम को देखने की जरूरत है। कौन कौन से लोग हैं जिनके हक में ये नहीं है कि ऐसे लोग आए। दूसरा रहा इसका इकबाल मिर्ची का। इकबाल मिर्ची का ये रहा है, धीरे से सुने, बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं कह रहा हूँ, हो सकता है इतिहास में ये आर्काइव का हिस्सा बने। इकबाल मिर्ची का ये रहा कि सीबीआई ने उसे हेग कन्वेंशन के फॉर्मेट पे एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट दिया जाता है, उसके खिलाफ एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट कभी ब्रिटिश होम ऑफिस को 2011 तक गया ही नहीं था। और जब मैंने मांगने की शुरुआत की तो सीबीआई ने हाथ खड़े कर दिए। 2011 का साल है और मैं चाहूंगा कि मैं लिखूंगा भी इस पे करंट सीबीआई डायरेक्टर को, और जो ऑफिसर्स थे उनका ट्रांसफर हो गया और आईओ ने हेग कन्वेंशन फॉर्मेट पे देने से मना कर दिया। तीसरा केस जो मैं कह रहा हूँ इसका था, जो रविशंकरन का था, उसके केस में ये हुआ कि किसी तरीके से हमने पकड़ के ब्रिटिश पुलिस को बताया कि ये आदमी यहाँ पे छुपा हुआ है, तब ब्रिटिश पुलिस ने अरेस्ट किया। एक के बाद वो एक लीगल दांव पेश लगाया जा रहा था। पाक ISI के बेस्ट लॉयर्स उसकी मदद कर रहे थे। हम लोगों ने मैजिस्ट्रेट कोर्ट में ये केस जीता और कहीं न कहीं से कुछ न कुछ सबटाज हुआ। 2013 के आखिर में की बात होगी कि अपील कोर्ट में हमने टेक्निकल ग्राउंड पे इसको एक्स्ट्राडाइट ही नहीं किया। देखिए, ट्रीटी मजबूत होनी चाहिए, लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत हमारे घर के अंदर है। हम ब्रिटेन को सिर्फ दोष नहीं दे सकते। आई कंक्लूड। ठीक है, कानूनी पहलू कहीं ना कहीं उसको भी हमें समझना होगा। संजय बंसल जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सर, भारत की ब्रिटेन के साथ 1992 से प्रत्यर्पण संधि है, लेकिन भारत को एक ही व्यक्ति अभी तक सौंपा गया है, समीर भाई विनू भाई पटेल, ये नाम है। भारत सरकार में बाकी अपराधियों के लिए मांग तो की गई, इसके बाद भी आरोपियों को भारत को नहीं सौंपा गया। क्या कारण रहे, कहां कमजोर पड़े हम? रविंद्र जी, आपने सही फरमाया कि जो हमारी ब्रिटेन के साथ जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है वो सन 1992 की है जी। और उस ट्रीटी में जैसे कि अभी दूसरे पैनलिस्ट ने बताया कि हम कैटेगरी 2 में उसमें फॉल करते हैं एक्स्ट्राडिशन में। जो बाकी कुछ कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज या USA, वो कैटेगरी 1 में है, उनको एक्स्ट्राडिशन के लिए कोई कंडीशंस नहीं है। लेकिन कैटेगरी 2 कंट्रीज में प्रोसेस जो है, लीगल प्रोसेस बहुत लंबा है और वो प्रोसेस बेसिकली कोर्ट के थ्रू होता है, उसमें सरकार का ऐसा कोई दखल नहीं रहता वहाँ ब्रिटेन की। तो वो तो जो फॉरेन ऑफिस के थ्रू पेपर्स और डॉक्यूमेंटेशन जो होनी है जो है, उसके बाद कोर्ट में प्रत्यार्पण की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाती है, जिसमें कि हमारे हिंदुस्तान की, भारत की तरफ से जो है रिप्रेजेंटेशन रहता है और जो अपराधी के खिलाफ हम प्रत्यार्पण मांग रहे हैं उसको अधिकार रहता है अपने पूरे डिफेंस करने का। और कुछ लोगों के नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा, जैसे कि विजय माल्या, ललित मोदी और नीरव मोदी। इनके केसेस तो पूरा मीडिया में रहे ही हैं लगातार, किस तरीके से लोअर लेवल पे और अपील के स्टेज पे आज की डेट में जो है दोनों जगह से हारने के बावजूद भी जो है वो प्रोसेस अभी फंसा हुआ है, वो अभी तक लाने में इंडिया यहाँ कामयाब नहीं हुआ है। तो डेफिनेटली जो आर्टिकल्स हैं उस ट्रीटी के वो काफी स्ट्रिंजेंट है और उसमें बहुत बड़ा रोल जो है हमारी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके कंडक्ट का, हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनके कंडक्ट का, और हमारी कोर्ट्स में जो प्रोसेसेस चलते हैं यहाँ पर, या हमारे यहाँ जो जेल की कंडीशंस हैं, या जो हमारी कानून व्यवस्था में जो सजाओं के प्रावधान है, उनके रिलेशन में बहुत सारे जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं ब्रिटिश सिस्टम में, इंटरनेशनल कन्वेंशन में और हिंदुस्तान के जुडिशियल सिस्टम में, उनको जो है पैरेलल बनाने का कोशिश किया गया है, जिसका ख्याल रख के उनमें प्रत्यार्पण संधि में जो है डिफरेंट सेफगार्ड दिए गए हैं उनके हिसाब से, जो कि कोई गलत उनका जो है इस्तेमाल करके कोई प्रत्यार्पण ना किया जाए। जैसे कि पुर्तगाल का जो उदाहरण है, जब पुर्तगाल से हम जो है लेके आए उनको, जो दाऊद इब्राहिम के जो गैंगस्टर थे, तो उन्होंने वहां पर ये दरखास्त लगाई कि हिंदुस्तान में अगर मुझे ले जाया गया तो मुझे मौत की सजा हो जाएगी। तो भारतीय सरकार को वहां अंडरटेकिंग देनी पड़ी कि हम इनको मौत की सजा नहीं देंगे, और वो आज भी जो है उम्र कैद की सजा काट रहे, जबकि उनका बहुत सीनियर क्राइम था। यहाँ के हिसाब से वो जो है रियर ऑफ द रेयर्स में डेफिनेटली उनको जो है डेथ पनिशमेंट हुई थी। विजय माल्या जो है उनका मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। उन्होंने जो है 2-3 ग्राउंड जो लिए थे मेजर, वो था कि जो मेरे खिलाफ जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो जो है दुर्भावनापूर्ण है, ये भी एक ग्राउंड है। दूसरा, जेल की कंडीशन जो है वहाँ जो है हैबिटेबल नहीं है, वो जो है मेरी
मेरा जो राइट है एक अच्छे एनवायरनमेंट का, वो उसको अफेक्ट करते हैं। तो बहुत सारे उसमें जो है लूप होल्स हैं और बहुत सारी कमियां हैं जिसको फाइन ट्यून करना पड़ेगा। उसके लिए ना सिर्फ हमें जो है राजनीतिक स्तर पर, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव फॉरेन अफेयर्स के रिलेशंस में हमें जो अपनी ट्रीटीज जो हमने की हुई है ऑलरेडी, चाहे ह्यूमन राइट्स के ऊपर हो, मिसयूज ना हो कानूनों का, हिंदुस्तान में गलत किस्म से केसेस ना बनाए जाएं, जो खास तौर पे आज की डेट में जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट है वो शायद जिक्र करना भूल गए, आज की डेट में सबसे ज्यादा नंबर जो है वो आर्थिक अपराधियों का है। और पूरी दुनिया के लिए जो है ये सिरदर्द है जो आर्थिक अपराध जो टैक्स हेवन्स में चोरी करते हैं। एक और पहलू जो हमेशा परेशान कर देता है कि जिन अपराधियों को, आर्थिक अपराधियों की विशेषकर हम बात कर रहे हैं, उनको कमजोर करने की अगर कोशिश भी की जाती है तो दिक्कतें क्या क्या आती हैं। अमन अग्रवाल जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे। अमन अग्रवाल जी निदेशक हैं IIF के। अमन जी, दरअसल क्या होता है कि विदेशों से शेल कंपनियां ऑपरेट की जाती रहती हैं, तो ऐसे में उन चीजों पर कुठाराघात होता है जब हम उन पर आर्थिक रूप से प्रतिबंध लगाने की कोशिश करते हैं, उनकी संपत्ति को जब्त करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में फिर कानून भी कमजोर पड़ जाता है और चीजें कमजोर पड़ जाती हैं। क्या इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है? क्या किया जाना बाकी है? जरूरी है, ये सरकार को भी समझना जरूरी है कि एक होते हैं इकोनॉमिक ऑफेंसेस, एक होते हैं क्रिमिनल ऑफेंसेस। दोनों की जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, बिकॉज क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर क्रिमिनलिटी बड़ा क्लैरिटी दिख जाती है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस में क्लैरिटी पूरी तरह नहीं आ पाती है कि वो इकोनॉमिक ऑफेंस है या नहीं है, क्योंकि उसमें देश के अंतराल पे वो माने उस इकोनॉमिक ऑफेंस को या ना माने, वो एक क्वेश्चन आ जाता है। जहां तक क्रिमिनल ऑफेंस है, जैसे दंगेबाजी होती है, बॉम्बिंग होती है, या डिफेंस के मामले में गड़बड़ की जाती है, तो उसके अंदर जो है आराम से क्लैरिटी होती है कि हाँ ये क्रिमिनल एक्टिविटी की गई, या ये दंगा किया गया, ये बॉम्बिंग की गई, या आर्म्स एंड एम्युनिशन किए गए, तो उस चक्कर से ड्रग ट्रैफिकिंग की गई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की गई, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है। और उसका ट्रीटमेंट और उसका जो निर्देश है वो बहुत क्लियर है। उनके मामले में जो ट्रीटी होती है, जैसे अभी कहा भी गया कि पोर्टुगल से आया गया, वहाँ वो क्रिमिनल ऑफेंस के मामले में बड़ा क्लैरिटी है और इस मामले में आराम से चीजें हो जाती हैं। जहाँ इकोनॉमिक ऑफेंस होते हैं वहां पे ये क्लैरिटी नहीं आ पाती है। और सिर्फ हिंदुस्तान के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, थाईलैंड में भी हमने देखा कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, एक जो बिजनेसमैन प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने जो स्विंडल करके फंड फिनलैंड लेके गए। ऐसे हिंदुस्तान से काफी सारे लोग लेके गए हैं। तो हो सकता है उनको इकोनॉमिक ऑफेंडर यहाँ पे माना जा सके, बट हो सकता है वो जिस देश में जा रहे हैं वहां पे ऐसी कोई उनके पास चीज नहीं है जहाँ पे उनको इकोनॉमिक ऑफेंडर माना जाए, और जिसकी वजह से वहाँ की जो पुलिस है या वहाँ की जो एनफोर्समेंट एजेंसी है उसके अगेंस्ट कोई नोटिस निकाले। अनलेस कोई एजेंसी जैसे इंटरपोल होती है, या क्रिमिनल एजेंसी, इंटरनेशनल एजेंसी होती है, या FIU जैसी एजेंसीज होती हैं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स होती हैं, जो इसके मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड, इकोनॉमिक फ्रॉड के लिए निकालती हैं, उसके अंडर किया जाए तो फिर वो वहां पे ट्रीटमेंट पास हो जाता है। दूसरी चीज जो हमने देखा हिंदुस्तान के अंदर, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा कि संक्षेप में अपनी बात को खत्म करें जी। पिछले 4-5 सालों में देखा गया कि हिंदुस्तान की जो छवि है और जो गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उनके जो डिसीजन रहे हैं वो बड़े कड़े रहे हैं और फर्म रहे हैं। जो पहले अगर देखा जाए तो वो चेंज होते रहते थे, पॉलिटिकल पावर भी चेंज होती थी, सिस्टम भी चेंज होते थे, और उसकी वजह से जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हिंदुस्तान की इसको एनफोर्स कर रही होती थी, उनमें काफी ज्यादा बदलाव और उनके ऊपर काफी ज्यादा जो है स्ट्रेस रहता था कि ये करें ना करें, करें तो करें, नहीं करें। जैसे हम बोफोर्स का ही केस ले लें, उसके केस में बहुत डिलेज हुए और इसी वजह से डिलेज होते हैं कि वो एजेंसीज चेंज होती रहती हैं। कुछ बदलाव की भी आवश्यकता है और कुछ जरूरतें हैं जो अपनी बात भी भारत को मजबूती से यहाँ पर इस मंच के जरिए रखनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चूंकि वैश्विक आधार पर भारत एक मजबूत छवि के साथ उभरता जा रहा है, ऐसे में बदलाव जरूर समय की मांग होती है और यहाँ पर बदलाव की आवश्यकता है। तो क्या भारत G20 के इस बड़े मंच से अपनी बात को रखने में सक्षम हो पाएगा ताकि वो आर्थिक भगोड़े जो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको वापस भारत लाया जा सके। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।